नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है नवजीवन क्लासेस के एक बार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री का यानी आधुनिक इतिहास का राजस्थान की, वो है 1857 की क्रांति। हमने पिछला पार्ट रिकॉर्ड कर लिया है, अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में लिंक है, जरूर देख लीजिएगा। आराम से समझाया गया है, अलग लेवल से नवीन तथ्यों के साथ आपको 1857 की क्रांति समझ आई गई है ना। 1857 की क्रांति ये भाग 2 या फिर पार्ट 2 होगा। हमने कल वाले वीडियो तक मतलब पिछले वाले वीडियो तक कहां तक देखा था कि राजस्थान के अंदर 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है, कौन कौन सी थी देखिए। राजस्थान के अंदर सबसे पहली जो सैनिक छावनी थी वो थी नसीराबाद। कौन सी? नसीराबाद सैनिक छावनी। ठीक है। 2 नंबर जो हमने देखी थी वो हमारा आएगी नीमच सैनिक छावनी। ठीक है। और 3 नंबर जो हमारी सैनिक छावनी आई थी वो आएगी देवली के बाद कौन सी सैनिक छावनी आएगी? वो आएगी एरिनपुरा सैनिक छावनी। देखो दोस्तों, बता देता हूं कि जो ये में सैनिक छावनियां यानी पूरे राजस्थान के अंदर 6 ऐसे स्थान थे जहां पर अंग्रेजों ने अपनी सेना बुक कर रखी थी। उसमें अपनी भी सेना थी और साथ में भारतीय लोगों को भी मतलब मिला लिया था, क्योंकि आपको पता है वोट डालो राज करो की नीति 18 आदमी मिलाया अंग्रेज बस वही सिस्टम था। ठीक है ना। एरिनपुरा। और 5वीं रियासत कौन सी आती है? 5वीं आती है खेरवाड़ा। कौन सी? खेरवाड़ा छावनी। और 6ठी ब्यावर। ठीक है, ये तो बात ऊपर की हमने की। अभी 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। अब देखिए इनका किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन तो बनता है नसीराबाद से कि नसीराबाद आज वर्तमान में कहां पर है, कहां पर विद्यमान है? तो नसीराबाद जो छावनी है आज कहां पर है? अजमेर में है। ठीक है ना। अब इस नसीराबाद छावनी के अंदर कौन सी सैनिक टुकड़ी काम कर रही थी, कौन सी सैनिक टुकड़ी विद्यमान थी? तो उसका नाम मिलता है 15वीं बंगाल इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री, या फिर बोल सकते हैं एनआई, यानी 15वीं बंगाल इन्फेंट्री एक सैनिक टुकड़ी का नाम है जो कहां पर इस समय मौजूद काम कर रही है? नसीराबाद सैनिक छावनी में कर रही है। और राजस्थान में नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह हुआ था। कब? 28 मई 1857 के दिन। और उस समय विद्रोह में कौन था नेता? बख्तावर सिंह। सभी की चर्चा करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा ना। नीमच देखो दोस्तों, अब थोड़ा बोर्ड आप लोग आप आंखें नहीं आपने बोलने के ऊपर बढ़िया तरीका हुआ गया। तो जो नीमच है ना, ये आज वर्तमान में है एमपी में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन दिमाग से निकलना चाहिए तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। देखो मैंने कहा है राजस्थान की 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने यह लिख दिया है मध्य प्रदेश। आपके माइंड कंफ्यूज हो गया ना। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो नीमच है ना, वो उस समय मेवाड़ रियासत के भीतर आता था, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। इस कारण नीमच में क्या थी? सैनिक छावनी थी। ठीक है ना। नीमच में देवली, और देवली आज वर्तमान में कहां पर है? देवली है टोंक में। कहां पर? टोंक में। और टोंक में सेना कौन सी थी? कोटा कंटिलजेंट नाम मिलता है। क्या? कोटा कंटिलजेंट। ठीक है। और इस कोटा कंटिलजेंट की स्थापना कब होती है ये भी आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है ना। एक आती है एरिनपुरा, सभी की चर्चा करेंगे, एक को भी हम क्या छोड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1838 में। एक आती है एरिनपुरा। एरिनपुरा वर्तमान में कहां पर है? पाली में है। क्या? एरिनपुरा वर्तमान में कहां पर है? पाली में है। और यहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? तो वो थी जोधपुर लीजियन। देखो दोस्तों, ये एग्जाम के बैग से है। जोधपुर लीजियन उस समय एरिनपुरा में सैनिक छावनी थी। इसकी स्थापना 1835 में होती है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको। 1857 की क्रांति चल रही है। अगर आपके कहीं पर भी कंफ्यूज है ना, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जी भर के कमेंट करें। जब जी भर जाए तो अच्छे से कमेंट कर दो, फालतू कमेंट करो तो पता है ना क्या सजा देता हूं, कमेंट को काट देता हूं। खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा कहां पर है? खेरवाड़ा जो सैनिक टुकड़ी थी, सैनिक छावनी थी, वो थी उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में सैनिक छावनी थी। ठीक है। और यहां पर कौन काम करी थी? यहां पर करी थी मेवाड़ भील कौर सैनिक टुकड़ी काम कर रही थी। ठीक है ना। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1841 के अंदर। कब है? 1841 के अंदर किसकी स्थापना होती है? मेवाड़ भील कौर की। कहां पर है? खेरवाड़ा। कहां पर है? उदयपुर में। ब्यावर कहां पर है? अजमेर में। ठीक है ना।
अजमेर में। और यहाँ पर कौन सी सैनिक टुकड़ी काम कर रही थी? वो थी मेरवाड़ा बटालियन। मेरवाड़ा बटालियन सैनिक टुकड़ी काम कर रही थी मेरे प्रिय दोस्तों, भाई और बहनों, मानो मेरो केनो। मेरवाड़ा बटालियन, इसकी जो स्थापना होती है 1822 के अंदर इसकी स्थापना होती है। तो ये सैनिक टुकड़ियां हैं। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर, ये इनके अंदर की बात है कि कौन सी सैनिक टुकड़ी कहां पर उपस्थित थी, कौन से पद पर थी। तो दोस्तों ऐसा मत समझना कि नवजन क्लासेज है छोटा मतलब ये कौन पढ़ा रहा है, ऐसा मत समझना। बस बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, कौन कौन सा मैटर दे रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखना है। मैं कौन हूँ क्या नहीं उनका कोई आप मत रखो, ठीक है। बस कौन सा मैटर हमें मिल रहा है उसका रखो ना, तभी मजा आएगा। तो अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे कारणों की चर्चा करेंगे। क्या कि 1857 की क्रांति हुई, शाखा बिल्कुल हुई, मैंने ठाए में पढ़ी, क्या हम पढ़ी, किताबा में पढ़ी। इरा कारण के हो जानो, मैं पानी पी लूं, कारण भी चर्चा कर छा, बढ़िया तरीका हम कर छा। मैं थान कह दियो नहीं, नवजन क्लास से थार सागे ये ना सोचे कि छोटो चैनल है के कुछ है, जो मैटर है वो देख लिया, ठीक है ना। पानी पी लूं और थे काम कर लो, कुछ भी थकन कारण है तो भी देख लो भाई। देखो कारण है इसकी चर्चा है, आराम करा चिंता को धर्मी थे बात है। 1857 की क्रांति के कारण, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं कारण पढ़ाऊंगा ना आपको, वो पढ़ाऊंगा सबसे पहले तो आपको राजनीतिक कारण। कौन से? राजनीतिक कारण। कि राजनीति के अंदर 1857 की क्रांति के क्या कुछ कारण थे, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो यही बात है, राजनीतिक कारण। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, राजनीति आज भैया आपने, हमारा जो भारत देश है क्या चलता है, सबसे ज्यादा राजनीति चलती है ना। तो ये सिस्टम देखो, राजनीतिक कारण की बात करें तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है डलहौजी की हड़प नीति। कौन सी? डलहौजी की हड़प नीति। देखो दोस्तों आराम से समझाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। डलहौजी कौन था? अंग्रेज अधिकारी था। उन्होंने ये कानून लागू कर दिया कि अगर कोई भी रियासत है, उस रियासत के शासक के अगर कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो वो जो रियासत है ना, वो किसी को गोद नहीं ले सकती। कोई भी वही राजा है ना, तो किसी को गोद नहीं ले सकती। और उसका जो अगला शासक होगा, कोई नहीं होगा शासक, वो रियासत सीधे ही अंग्रेजों के अधीन में आ जाएगी। तो ये तो है हड़प नीति किसकी? लॉर्ड डलहौजी की, जो आता है राजनीतिक कानून। दूसरा आता है कि वेलेजुली की सहायक नीति। जो वेलेजुली था, अंग्रेज अधिकारी था वेलेजुली, वेलेजुली की सहायक संधि नीति। आपको पता है, हमने पिछले इस वीडियो में पढ़ा है सहायक संधियों के बारे में। अगर नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए। सहायक संधि नीति, इसमें अंग्रेजों से हाथ मिला लिया गया था। अंग्रेजों ने कहा कि आप चिंता मत करो, क्या आपके हर समाधान का मतलब सुरक्षा है वो हम करेंगे, जितने भी समाधान करना होगा आपकी रियासत का हम ही करेंगे उसका, ठीक है ना। और तीसरी जो कारण आता है वो है कि मुगल शासक थे उस समय भारत में। कौन सा? मुगल वंश था। मुगल वंश के शासकों के साथ अंग्रेजों का खराब बर्ताव, अंग्रेजों का खराब बर्ताव, यानी मुगल शासक थे उस समय, मुगल वंश था। तो उनका क्या कि मुगल वंश के शासक जितने भी थे, अंग्रेज इनके साथ क्या खराब काम करे थे, खराब बर्ताव करे थे, खराब व्यवहार करे थे ना। अब अगला जो कारण आएगा वो आएगा सामाजिक या धार्मिक कारण। क्या सामाजिक आएगा या फिर धार्मिक आएगा, दोनों साथ में करेंगे कि समाज और धर्म से जुड़ा हुआ है। सामाजिक कारण देख लेते हैं पहले वो क्या कुछ है सामाजिक कारणों के अंदर। तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए साथ में ना। क्या सामाजिक कारण? सामाजिक कारण, पहला जो सामाजिक कारण आता है वो है धार्मिक नियोक्ता अधिनियम। कौन सा? धार्मिक नियोक्ता अधिनियम। इसमें देखो क्या है दोस्तों, जो धार्मिक नियोक्ता अधिनियम है ना, इसमें यह सिस्टम है कि भाई आज कोई भी गांव का ठेकेदार है, कोई गांव का सरपंच है, कोई घर का मुखिया उसके अगर दो बेटे हैं, अगर एक बेटा संन्यास ले लेता है या फिर धर्म परिवर्तन कर लेता है, तो उस संन्यास या धर्म परिवर्तन किए हुए बेटे को क्या नहीं मिलेगी? जमीन जायदाद नहीं मिलेगी अपने पिता की, ठीक है ना। तो इस तरह को धार्मिक नियोक्ता अधिनियम है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि चाहे आप धर्म परिवर्तन करो, आपके पिताजी की जमीन जायदाद जो भी भूमि घर है आपको बंटवारा मतलब बांट सी दो ना भाई मैं, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है? धार्मिक नियोक्ता अधिनियम। और ईसाई लोग
ईसाई लोगों को लोभ देकर धर्म परिवर्तन करवा रही थी भाई, लोभ देकर धर्म परिवर्तन कराना ये काम भी कर रही थी। जो ईसाई लोग, ईसाई बोले तो अंग्रेज, वो यहाँ के लोगों को लोभ देकर यानी लालच देकर यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही थी। ये आता है सामाजिक कारण में, ठीक है ना। इसी को बोल सकते हैं धार्मिक कारण, सामाजिक बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं धार्मिक, क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई ये पाबंदियां इसमें है सामाजिक। अब बात करेंगे आर्थिक कारण के बारे में। देखो कारणों की चर्चा कर लेते हैं। अगले वीडियो में हमने विद्रोह शुरू कर देंगे, चिंता मत करो, जो भी वीडियो आ रहे हैं ना अच्छे से वीडियो आएंगे ना, विद्रोह चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब जो कारण आता है वो आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण देखो दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे पहले तो आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था। क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व यानी कर वाली भू राजस्व व्यवस्था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज लोगों की क्या भू राजस्व यानी कर लेने की जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत आती है? आर्थिक में आती है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर क्या है, स्थायी बंदोबस्त। ये मुख्य रूप से कारण था। अंग्रेज जो हमारे किसान लोग थे उनमें मतलब बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त काफी प्रचलित था। देखो क्या होता है, मान लो भाई आपका नाम है पप्पू राम, क्या पप्पू सही है क्या? हाँ, पप्पू राम नाम आपका, ठीक है ना। आपके पास मान लो भाई 25 बीघा खेत है या फिर 20 बीघा आपके पास खेत है अपना खुद। इसमें मान लो अंग्रेज अधिकारी पहले क्या करते थे, खड़ी फसल होती है, मतलब ये खेत है, खड़ी फसल है, तो अंग्रेज अधिकारी जाते थे, अब वो पता टैक्स लेते थे हर चीज पे। तो अंग्रेज अधिकारी पप्पू राम से पूछते हैं कि बोलिए पप्पू राम की जय हो, नहीं जय नहीं वैसे, क्या पप्पू राम जी अब का मुझे मतलब बारह बोले तो अब का बनिया लगेगा थारा खेत रा माइन 100 कुंटल कणक उसी, ठीक है। अंग्रेज कह रही हो कि पप्पू राम ने बिरो खेत है तो 100 कुंटल कणक उसी, बिर माइन 80 कुंटल तो भारी उसी और 20 कुंटल भारी, यानी 80 कुंटल तो पप्पू राम की और 20% क्यों कर लाख दो टैक्स लाख दो जमीन के ऊपर मारो लाख दो, ठीक है। अगर 100 कुंटल हो जाती है तो कोई बात को नहीं। अगर मान लो का बीट है वही है, बारिश बढ़िया हो जाए, मैं बढ़िया हो जाए, तो मान लो 120 कुंटल हो जाए, ठीक है, तो 20 कुंटल ही मुकीर हो जाए अंग्रेजा की। अंग्रेज क्यों कितना 100 को रुई की थी 120, तो किसान का फायदा यानी 100 कुंटल सीधी अंग्रेजा आ गई। लेकिन बाद में स्थायी बंदोबस्त नहीं करने लगे भाई, पहला स्थायी कर दो, बाद में काल पड़ गया ना बे कहता तो 100 बोरी का हो तो 20 बोरी धान ना भी स्थायी बंदोबस्त ना लोग ऐसे कई लोग मतलब के अब केस का कि भाई ये चीज को समर्थन कोई करे कोने किसान लोग तीसरो। एक आती है स्थायी जुड़ेड़ी आवे एक महलवाड़ी, इसी के साथ अपना एक आता भाई रेतवाड़ी। तो ये भी तो ऐसी प्रक्रिया भाई स्थायी बंदोबस्त की तरह ना। आर्थिक काल में देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रेतवाड़ी, ये व्यवस्था है आर्थिक में। अब बात हम कर लेते हैं सैनिक कारणों की। क्या सैनिक कारण भी थे भाई? अब कारणों की चर्चा करें ना तो तब मैं कहता हूँ नोट्स बनाएगा। क्या सैनिक कारण देखो क्या कुछ है, देखो ये एग्जाम की दृष्टि अति महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या सैनिक कारण? भाई सैनिक काल में तो ऐसा है कि यहाँ जो अंग्रेज लोग थे ना वो भारतीयों को अपने साथ मिला रखे थे ना, भारतीयों को भी अपने पद दे रखे थे, भारतीयों को अपनी सेना में मौजूद किया गया था। तो देखो पहला तो कारण यही जाता है कि अंग्रेजों की सेना के अंदर कौन थे, भारतीय लोग भी थे, तो भारतीयों को पद से वंचित करना। क्या? भारतीय सैनिकों को पद से वंचित करना। भारतीय सैनिकों को पहले तो देखो पद से वंचित करना, पद से वंचित करना, यानी जो बड़े बड़े पद थे ना वो अंग्रेज यानी वो अंग्रेजों को ही दे रहे थे भाई, भारतीयों को नहीं दे रहे, तो भारतीय को उस पदों से क्या वंचित करना। दूसरा वेतन संबंधी भेदभाव, वेतन संबंधी भेदभाव यानी वेतन संबंधी भेदभाव भी वो लोग है ना किया करते थे। एक इसमें आता है कि भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए बाहर भेजना, भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए बाहर भेजना, युद्ध के लिए कहां भेजना? बाहर भेजना, यह भी आता है। अब देखो रात को युद्ध के लिए बाहर भेजना, अंग्रेज थे वो तो बेचो कमला सुत्या राबड़ी पीर गए बीच सामने में, और भारतीय जो लोग थे उनको युद्ध के लिए बाहर भेज रहे था, वो भी ये लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। दूसरा समुद्री यात्रा पर भेजना, किसको? भारतीयों को समुद्री यात्रा पर भेजना, यात्रा पर भेजना, यानी भारतीय लोग थे, भारतीय सैनिक थे, उनको समुद्री रात के टाइम में समुद्र की यात्रा पर भेजना।
तो भारतीय को ऐसा मानना था कि रात में समुद्र का जो पानी है ना वो मतलब एक जगह ठहरा रहता है, उस पानी को हिलाने डुलाने पर मतलब अपमान हिंदू धर्म की का है, अपमान है, इस कारण ये लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे। तो भारतीय सैनिकों के साथ पद में भी वंचित करना, भाई अच्छे पद वो अंग्रेजों को मिल रहे थे, और वेतन संबंधी भेदभाव यानी पैसा भी इन भारतीय लोगों को कम दिया जा रहा था, और भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए बाहर भेजना, यानी रात के टाइम में भारतीय जो सैनिक थे ना उसको युद्ध के लिए बाहर भेज रहे थे। तब यहाँ जो लोग थे भारतीय सैनिक थे वो मतलब विद्रोह करने की भावना थी, और समुद्र यात्रा पर भेजना, रात को समुद्र यात्रा पर भेजते थे ना। अब इतने तो कारण हो गए मुख्य रूप से देखे तो आराम से देखो। अब जो कारण आते हैं वो आता है मुख्य रूप से तात्कालिक कारण। मैंने शुरू में चर्चा की थी लेकिन अच्छी तरह से यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, आपको तात्कालिक कारण हर चीज में समझ में आएगा। कौन सा? 1857 क्रांति का तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण देखो दोस्तों, देखो उस समय जो गवर्नर जनरल था, और गवर्नर जनरल था उस समय वो था लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग। ये चीज एक बार याद रख लीजिएगा, आराम से समझाऊंगा। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखो ठीक है ना। इसका जो मुख्य रूप है तत्कालीन तात्कालिक कार्य वाला वो क्या आता है? वो आता है आपका चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस, कारतूस। ठीक है। देखो दोस्तों, अंग्रेजों के पास बंदूकें हुआ करती थी, ठीक है ना। इस लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? पहले जो बंदूकें हुआ करती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या? ब्राउन बेस बंदूक थी पहले तो सभी भारतीयों के पास और अंग्रेजों के पास में, ठीक है ना। ये नॉर्मल बंदूक थी और दूरी कम तय करती थी। तब कैनिंग ने सोचा कि भाई ये जो बंदूक है ना ये कम दूरी तय कर रही है, तो इन्होंने इस बंदूक को बदल दिया और दूसरे बंदूक लेकर आए, उसका नाम मिलता है एनफील्ड राइफल्स। एनफील्ड राइफल्स कौन लेकर आया? कैनिंग लेकर आया। लेकिन मुख्य रूप से बात करूं ना, इस एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे, क्या कारतूस बोले तो गोलियां थी, क्या इसके जो कारतूस थे ना वो कारतूस बने हुए थे किसके? गाय व सूअर की चर्बी से। गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी इस कारतूस के ऊपर। मतलब हम मारवाड़ी भाषा में बोलूं तो जगो कारतूस हो फिर ऊपर जो खोली बननी कवर है बे पर के गाय व सूअर की चर्बी को यूज करे लो, ठीक है। अब घटना घटी क्या? देखो मैं थाने बता रहा हूँ, एक बात ही बात है। अब बात है 29 मार्च 1857 की। देखो आराम देखो, 29 मार्च 1857 को तात्कालिक कार्य घटो के तरीका घटो समझाऊं। देखो दोस्तों, एक छावनी है बैरकपुर छावनी। किस छावनी है? बैरकपुर छावनी, छावनी, ठीक है। आकट है बैरकपुर छावनी है। आपकी जगह है आ कमेंट में थे जरूर बता दिया। पश्चिम बंगाल में है, कट भी हो ये तो तुम्हारे नॉलेज इस चीज को है क्यों कथे पढ़ा लिखा चौक बला वो थोड़ा जल्द ग्रहण करा फिर मानो काम चालू करा। तो देखो आराम समझा, बैरकपुर छावनी आज अपना है पश्चिम बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। इस बैरकपुर छावनी को एक सेनापति मान सकता है या फिर आदमी मान सका, वो भारतीय ओबिरो नाम को मंगल पांडे, कौन? मंगल पांडे, ठीक है। वो मंगल पांडे हो भारतीय की तरफ को अंग्रेजों की सहायता करो, ठीक है। अब देखो हुयो कि मैं थाने बताऊं एक बात, मंगल पांडे जात रो हिंदू हो, मंगल पांडे दिन में उठते कि ना जातो स्नान करने जातो कठे मंदिर के कहना कि वो जोड़ो मंडो बट स्नान कर नहान खातर जातो, ठीक है। बट एक मंदिर हो बालाजी महाराज रो, हीरो हो बालाजी महाराज, बोल बालाजी महाराज की जय हो। मंदिर हो, जब मंगल पांडे नहान खातर भी स्नान कर खातर समुद्र में गयो, नायो नाया बाने पाछो तत आन लाग्यो आन लाग्यो, जब ई मंदिर के मायने एक आदमी नीची जाति को आदमी के काटन लाग रयो, झाड़ू काटन लाग रयो। तो नीची जाति को आदमी झाड़ू काटन लाग रयो, वो झाड़ू काटतो मंगल पांडे के जो पग हो भी पग रे झाड़ू अड़े गयो थोड़ सो, जड़ा मंगल पांडे भी आदमी ने गया रोड़ा तो भैया तू नीची जात का, मैं थोड़ी ऊंची जात का, थोड़े लेवल से बात करूं, ये सब क्या है? मतलब इस तरीका की बात वो करी। जना वो आदमी करो नीचे जात अड़ो बिन कहते अब ते नीचे जात ऊंची जात रही यार बिया में ते ऊंचो हूं तो मैंने छूत कर दियो छूत छात मतलब कई नाम लिया को जने कहे हाथ से ये तो नीचे जात हुआ एक काम बात बताओ, कहते मैं थेता बड़ा आदमी हो ज्ञानी आदमी हो तो भी
गाय व सुर की चर्बी थे मुंह लगा लाग रही है हीरो के सिस्टम है। अब तो तेरो ये तो झाड़ू लाग गयो ने क्यों कहनी चीज जादूगरियां थे भी घोड़ा छोड़ो थारे छावनी वाने भी पर तो गाय सुर की चर्बी है बिन थे मुंह में ले लाग गया के सिस्टम हूं बीटे मंगल पाने ठाक होनियो के बंदूकार माइन की गाय व सुर की चर्बी है भाई जना इन पूछो भाई साउल बात की बा बता का जको थे युद्ध मैं कोने आदमी क्यों के साउल बात जको बता मंगल पांडे आदमी पूछो कहते ये ना सोच लेगा मैं जको झाड़ू जको मंदिर में काटूं मैं झाड़ू बीज के काटूं जके थर कारतूस मने अरे पठी भी काटूं जके जगह गाय चोर भी चर्बी खिंडेड़ी रे क्यों कि मैं 100 काम ही करूं बटे बस चर्बी लगाना गो झाड़ू बटे और काटूं तो मैं अंग्रेजों की राइफल बनाए बट जुड़ा इन आगे रेस किने मंगल पांडे भाज रहा भाई जुड़ा बेपक भाजो बाज रात का ठायो छावनी माइन आर ई जगह 2 अंग्रेज अधिकारी हा क्या 2 अंग्रेज अधिकारी हो भी अंग्रेज अधिकारी को नाम है एक तो गप बाग ये गप है बाग इरे गोली सरकार दी एक रो नाम मिला है हडसन ये हडसन इन्हीं के वे ह्यूस्टन हडसन और ह्यूस्टन आ 2 आदमियों ने गोली सरकार दी कोने मंगल पांडे बी टाइम के हुए चिंगारी उठ गया ठीक है गोली सरकार दी चिंगारी उठ गई ठीक है। देखो दोस्तों बात यही करता हूँ कि ये बात के संदर्भ में पढ़ रहे हैं क्योंकि जुबैर पूछावनी पश्चिम बंगाल में राजस्थान में तो नसीराबाद ठीक है ना तो इतना काम हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया मंगल पांडे को 8 मार्च क्या मंगल पांडे को 8 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई क्या कब हुई मंगल पांडे को अपनी मत कब मतलब सुना दी फांसी दे दी गई कब दी गई 8 मार्च 1857 को तो भारत के अंदर 1857 की क्रांति में पहला शहीद होने वाला व्यक्ति कौन है मंगल पांडे पहला शहीद ये भी याद रखना ठीक है ना पहला शहीद राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद बांटे को कहा जाता जो बीकानेर से थे। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे और जो मंगल पांडे था ना वो 34वीं बटालियन का सेनापति था ये भी याद रखना 34वीं बटालियन का सेनापति था। तो ये हो गई कारण और कल से बात करेंगे कि जितने भी लिया है क्या जितने भी सैनिक छावनियां थी इसमें कब कब विद्रोह हुए नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ देवली में विद्रोह कब हुआ तो जितने भी है वो देखेंगे लेकिन एक बात आप नोट करके लिख लीजिएगा कि खेरवाड़ा और ब्यावर जो सैनिक छावनी थी उन्होंने 1857 की क्रांति में क्या नहीं ली भाग नहीं लिया। तो ये बात है क्यों भाग नहीं लिया अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। अगर वीडियो का लाइक नहीं किया वीडियो का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।